हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 29 अप्रैल 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर आप लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। जितने भी क्वेश्चन हो उनको आप नोट करिएगा या फिर पीडीएफ डाउनलोड करिएगा टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्योंकि दोस्तों, हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं उनमें ये देखा गया है कि इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए करवाए जाते हैं वो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी कर को फॉलो कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, यानी घंटी वाला बटन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में भारत में कितने वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन की इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी गई है? आंसर है इसका 6 से 12 वर्ष। यानी दोस्तों, हाल ही में इंडिया में 6 से 12 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसकी इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी गई है। तो भारत के जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उनकी एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी होती है, तो उसके द्वारा ये मंजूरी दी गई है कि अब 6 से 12 वर्ष के जो बच्चे होंगे उन्हें भारत बायोटेक की जो कोविड-19 वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसको इमरजेंसी यूज के लिए यूज किया जा सकता है। इसके बाद जो हमारे देश के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया जी, उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया और ट्वीट में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताई गई। चलिए उस जानकारी को हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो दोस्तों, मनसुख मंडाविया जी ने यह बताया कि जो बच्चे 6 साल से बड़े हैं और 12 साल से छोटे हैं उनके लिए एक वैक्सीन यूज की जाएगी जिसका नाम होगा कोवैक्सीन। क्या होगा दोस्तों? कोवैक्सीन। यानी 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए कोवैक्सीन नामक जो वैक्सीन है उसका यूज किया जाएगा, और 5 से 12 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए कॉर्बेवैक्स नामक जो वैक्सीन होगी वो उपयोग की जाएगी। यानी जिन बच्चों की आयु 5 साल से अधिक है और 12 वर्ष से कम है उनको कॉर्बेवैक्स नामक जो वैक्सीन है वो यूज की जाएगी। इसके अलावा उनके द्वारा जानकारी दी गई कि 12 साल से ऊपर के आयु वर्ग के लिए जायकोव डी नामक जो वैक्सीन है वो यूज की जाएगी, और वो भी 2 डोज में यूज की जाएगी। तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन नेस्कॉम ने किसको 2022-23 के लिए अपना चेयरमैन बनाया है? तो दोस्तों, जो कृष्णन रामानुजन है वो नेस्कॉम के 2022-23 के लिए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले जो कृष्णन रामानुजन थे वो नेस्कॉम में उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। वह भारत में एक्सचेंजर की वरिष्ठ प्रबंध निदेशक रेखा एम मेनन का स्थान लेने वाले हैं। दोस्तों, मेनन 2021-22 में नेस्कॉम की चेयर पर्सन रही हैं। नेस्कॉम ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी को 2022-23 के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। यानी जो अनंत माहेश्वरी हैं वो नेस्कॉम के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और जो कृष्णन रामानुजन है वो चेयरमैन बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट जो है वो नोट करते जाइएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हाल ही में हुई कुछ प्रमुख नियुक्तियां भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एन चंद्रशेखरन को टाटा डिजिटल का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा नरेश कुमार को दिल्ली का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। अजय कुमार सूद जो है वो भारत के वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। रॉबिन उथप्पा जो कि एक क्रिकेटर है, उन्हें कर्नाटक में ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मनोज पांडे को भारत के अगले सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, ये है हाल ही में हुई कुछ प्रमुख नियुक्तियां, तो इनको आप नोट जरूर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम की किस पूर्व कप्तान का बेंगलुरु में 81 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो उनका नाम है दोस्तों एल्बेरा बिट्रो। क्या नाम है? एल्बेरा बिट्रो जो है वो भारतीय हॉकी टीम की पूर्व कप्तान है और उनका हाल ही में 81 साल की उम्र में निधन हो गया है। दोस्तों, जो एल्बेरा बिट्रो है वो बेंगलोर से हैं, यानी बेंगलोर में उनका निधन हुआ है, और उनकी 2 बहनें थी जिनका नाम था रीटा और माय। तो ये दोनों भी हॉकी में सक्रिय थी। 1960 और 1967 के बीच कर्नाटक के लिए खेली थी कौन? एल्बेरा बिट्रो। इस दौरान उन्होंने 3 बहनों के साथ राष्ट्रीय खिताब भी जीते हैं। एल्बेरा को 1965 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था और वह ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और जापान के खिलाफ भारत के लिए खेल चुकी थी। ठीक है दोस्तों, तो एल्बेरा बिट्रो जो है ये भारत की जो महिला हॉकी टीम है उसकी वो पूर्व कप्तान है।
अगला प्रश्न है, यूक्रेन युद्ध के बीच कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय से हट गया है? यानी दोस्तों जो यूनाइटेड नेशन का पर्यटन निकाय है उससे कौन सा देश हट गया है? तो आंसर है इसका रूस। दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन है जिसे हम UNWTO के नाम से जानते हैं, उससे रूस ने अपने आप को अलग कर लिया है, क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन है ये अभी हाल ही में वोटिंग करने वाला था और वोटिंग करके रूस को हटाने वाला था, लेकिन इसके द्वारा हटाए जाने से पहले ही जो रूस है वो इस संगठन से हट गया है। ठीक है, जो UNWTO है यह एक अंतर सरकारी निकाय है जो पर्यटन को बढ़ावा देता है तथा राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा भी प्रदान करता है। इसकी जो स्थापना है 1975 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा, हेडक्वार्टर है इसका मैड्रिड में, और मैड्रिड आपको सर्च करके बताना है कि किस देश की कैपिटल है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत अंक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में अंक तालिका में भारत 5वें स्थान पर रहा है। किस स्थान पर रहा है दोस्तों? 5वें स्थान पर रहा है। तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन है वो मंगोलिया की कैपिटल उलान बटोर में किया गया। इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल 17 मेडल जीते हैं, जिनमें से 1 गोल्ड है, 5 सिल्वर है और 11 ब्रॉन्ज मेडल हैं। दोस्तों जापान इसकी अंक तालिका में पहले स्थान पर रहा है, जिसने 10 गोल्ड, 1 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इस चैंपियनशिप में भारत की तरफ से रवि कुमार दहिया ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो याद रखिएगा, रवि कुमार दहिया ने कौन सा मेडल जीता है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में? तो वो मेडल है दोस्तों गोल्ड मेडल। कौन सा मेडल दोस्तों? गोल्ड मेडल। ठीक है, अगला प्रश्न है, फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? गौतम अदानी। कौन बने हैं? गौतम अदानी बने हैं। ठीक है, तो जो फोर्ब्स है वो एक प्रकार की पत्रिका है और वह समय समय पर इस प्रकार के आंकड़े जारी करती रहती है। तो फोर्ब्स की पत्रिका के अनुसार जो है वो अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी ने वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ते हुए वो दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इनकी कुल संपत्ति है 123.7 अरब डॉलर। इस रिपोर्ट में एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी संपत्ति 269.7 बिलियन डॉलर है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करते जाइएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों भारतीय हज समिति के जो नए अध्यक्ष हैं वो बने हैं अब्दुल्ला कुट्टी। कौन बने हैं दोस्तों? अब्दुल्ला कुट्टी जो है वो भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। उनके साथ मुनव्वरी बेगम और महफूजा खातून को उपाध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार कि आजाद भारत में यानी स्वतंत्र भारत में पहली बार 2 महिलाएं भारतीय हज समिति की उपाध्यक्ष बनी हैं। कौन कौन बनी है उपाध्यक्ष? मुनव्वरी बेगम और महफूजा खातून। दोस्तों बात आई है केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री की, तो कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी हैं। और भारत की जो हज समिति है वो केंद्रीय समिति है और यह भारत का एक वैधानिक निकाय है। भारत सरकार का यह एक वैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न है, किस देश ने पोलैंड और बुल्गारिया को गैस की आपूर्ति रोक दी है? तो दोस्तों पोलैंड और बुल्गारिया को जो गैस की आपूर्ति है वो रूस ने रोक दी है। ऐसा क्यों हुआ है, थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, हो क्या रहा है कि हर तरफ रसिया को बैन किया जा रहा है यूक्रेन युद्ध के चलते, क्योंकि 2 माह का समय हो गया है और रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें रसिया को जगह जगह पर बैन देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते रसिया ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है कि उसने कहा है कि जो भी देश हमसे कुछ खरीदेगा या हम किसी भी चीज की पूर्ति करेंगे तो उसका जो पेमेंट होगा वो होगा रूस की करेंसी रूबल में, यानी वो डॉलर का यूज नहीं करेगा या फिर किसी और करेंसी का यूज नहीं करेगा। वो किसका यूज करेगा? रूबल का यूज करेगा। तो दोस्तों जो पोलैंड और बुल्गारिया हैं इन दोनों ने रूबल में पेमेंट करने से मना कर दिया। तो दोस्तों जैसे ही उन्होंने पेमेंट करने से मना किया रूबल में, उसके बाद रूस ने उनकी जो गैस की आपूर्ति है उसने बंद कर दिया, यानी गैस लेने से मना कर दिया। तो दोस्तों ये है कहानी रूस और पोलैंड और बुल्गारिया की। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है?
दूसरा क्वेश्चन है भारत के वैज्ञानिक सलाहकार कौन है। और तीसरा क्वेश्चन है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। अगर आप अपनी तैयारी अनअकैडमी पर करना चाहते हैं तो आप राजू गुप्ता को फॉलो कर लें और कोड यूज करें राजा नंबर 1। इसके अलावा दोस्तों आप हमें खबरिया पर जरूर फॉलो कर लें, वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिलते हैं, तो आप खबरी पर जरूर फॉलो करें। लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर जरूर कर दें जिससे सभी को इसका फायदा मिल सके। और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर लें, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।